નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અરકંડી। તો પ્રોપર્ટી ગુરુનો આ ખાસ એપિસોડ છે કારણ કે આ સપ્તાહ આપણે ઉજવી રહ્યા છે એન્વાયરમેન્ટ ડે અને એન્વાયરમેન્ટ ડે ઉપર આપણે રિયલ એસ્ટેટમાં એન્વાયરમેન્ટને લઈને કયા કયા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે અને કઈ રીતે અહીં આગળથી વધારે બૂસ્ટ આપણે એન્વાયરમેન્ટના સંવર્ધનની સાથે રિયલ એસ્ટેટને પણ આપી શકીએ એની એક ખાસ ચર્ચા કરીશું અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે અનુપ ભાર્ગવા, જેઓ સીઈઓ અને ડાયરેક્ટર છે એમ્પાયર સેન્ટ્રમના, અને આપણી સાથે જોડાયા છે કલિંગ પોરવાલ, જેઓ ડિરેક્ટર છે डाउनटाउन लाइफ स्पेसेस ना। आप बन्नेનું स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। अनूप जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम आज ये विशेष चर्चा कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट के लिए एनवायरमेंट का क्या महत्व है उसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल बन सकते हैं? ये एनवायरमेंट डे के लिए प्रकृति के बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, क्योंकि एक चीज सबको समझनी चाहिए कि हम हैं तो प्रकृति की वजह से, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति को संभाल के रखें। अब रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो सबको अपनानी चाहिए, जैसे कि आपके एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन्स हैं, आपको इंसुलेशन का ध्यान रखना चाहिए, लीकेजेस नहीं हो, आपके विंडोज प्रॉपर होनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी का काफी अच्छा स्कोप है, आपको यूज करनी चाहिए, सोलर पैनल्स हैं, विंड टर्बाइन्स हैं, ये सब चीजें आप करेंगे तो आपको काफी कुछ आप प्रकृति की अपन रक्षा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाटर कंजर्वेशन है। आजकल तो नई नई चीजें आ गई, लो फ्लो के टॉयलेट्स हैं, शावर हेड्स हैं, जिसमें कि पानी बचता है और अपने को बचाना भी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर एक में होना ही चाहिए, और जितने भी आपके रिसाइकलिंग नॉर्म्स हैं वो अपने को लगाने चाहिए। इवन वेस्ट मैनेजमेंट और अपने जितना भी आपका रेन वाटर ड्रेनेज है वो प्रॉपरली आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, जिससे कि जो म्युनिसिपल और बाकी के पब्लिक के उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है। आपको ग्रीन स्पेसेस अच्छी देनी चाहिए, लैंडस्केपिंग अच्छे होने चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सके अपने आप को लगाने चाहिए। स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स में अपने को जाना चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं जिसको अगर आप प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि भाई अपन प्रकृति और एनवायरमेंट को अच्छी तरीके से बचा पाएंगे। ओके, तो अहीं આગળથી આપણે રિયલ એસ્ટેટ કઈ રીતે પ્રકૃતિના સંવર્ધનમાં, પર્યાવરણના સંવર્ધનમાં ફાળો આપી શકે એની આપણે વાત કરી રહ્યા છે। તો જે પ્રોજેક્ટનું પ્લાનિંગ થતું હોય છે એની અંદર એક ગ્રીન એરિયા ખાસ બનાવવામાં આવતો હોય છે। આપણે ખાસ કરીને અત્યારે કોમન પ્લોટની અંદર ગાર્ડન્સ વગેરે તો જોતા જ હોઈએ છીએ। અમુક પ્રોજેક્ટની અંદર ખાસ આપણે બોટેનિકલ ગાર્ડન વગેરે પણ એક ખાસ ફીચર્સ આપતા જોતા હોઈએ છીએ અને સસ્ટેનેબિલિટી ઉપર પણ અહીં આગળથી ખાસ ધ્યાન અપાવવું જોઈએ। આપણી સાથે કલિંગજી પણ જોડાયેલા છે। કલિંગજી, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन सर्टिफिकेशन वाले बिल्डिंग्स भी आजकल हम बनते हुए देख रहे हैं। कितने ऐसे बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं बनते हुए? ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से हम उपयोग रियल एस्टेट में हमारे प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं और कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स आप बनते हुए देख रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफी अच्छा इनिशिएटिव है एनवायरमेंट डे पे एनवायरमेंट की बात करना। रियल एस्टेट उन ऐसी इंडस्ट्रीज में से है जो जिसका कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, एनवायरनमेंट का कार्बन फुटप्रिंट पे बहुत ज्यादा है। हर प्रोजेक्ट रियल एस्टेट का ऑलमोस्ट 86 इंडस्ट्रीज एंड 86 वेंडर्स के साथ काम करता है। तो अगर हम रियल एस्टेट में एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देंगे तो बाकी सब पूरा एक लाइफ साइकिल बनेगा वो सस्टेनेबिलिटी का। सो रियल एस्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बनता है। व्हेन इट कम्स टू सर्टिफिकेशन बहुत दोनों तरह से बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। वन कि एक आप अपने एक सस्टेनेबिलिटी का अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में वो क्रिएट कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की अभी सर्टिफिकेशन आ रहे हैं, सर्टिफिकेशन से यू कैन ऑल्सो मार्केट योर प्रोजेक्ट लाइक दैट, कि अगर आपने वो सर्टिफिकेशन लाया है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपने जो चेकलिस्ट है वो पूरा किया है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो है वो चेकलिस्ट में आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वो चेकलिस्ट पूरा करते हैं तो आपको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल का सर्टिफिकेशन मिलेगा, एंड ऑल्सो आप उसको
अपने स्टेक होल्डर्स से, जैसे कि जो होम बायर्स हैं या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं, उनसे भी उसी के हिसाब से आप प्रमोशंस कर सकते हैं। एंड आजकल की जनरेशन एंड द फॉरवर्ड लुकिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक बहुत जरूरी चीज है, और इन द लॉन्ग टर्म भले ही कुछ कुछ ऐसी कंप्लायंसेस हो सकते हैं जिससे आपका शॉर्ट टर्म कॉस्टिंग बढ़ सकता है प्रोजेक्ट का, बट इन द लॉन्ग टर्म अगर हम लोग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो उससे कॉस्ट सेविंग्स आती है, एंड ऑल्सो उससे एक प्रोजेक्ट का, एक ब्रांड का एक अवेयरनेस बनता है और नाम होता है कि ये सब बारीकी की चीजें भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो बिल्डर्स एंड जो डेवलपर्स इस पर ध्यान देते हैं, क्रिएट ब्रांड इमेज, उस तरीके की ब्रांड इमेज बनती है और उनकी लॉन्ग टर्म में उनके फायदेमंद रहता है। ઓકે, તો અહીં આગળથી આપણે ગ્રીન બિલ્ડિંગ્સ, ગ્રીન સર્ટિફિકેશનની ખાસી વાત કરી છે. આપણે વખતો વખત આ વાત કરતા આવ્યા છે અને આનો ખાસો એવો ફાયદો ખાસ કરીને મળતો દેખાય છે. અને જે મહત્વનો મુદ્દો અહીંયા આગળથી ઉઠવા પામતો હોય છે કે આ એક શોર્ટ ટર્મ માટે ડેવલपर्स માટે અહીંયા આગળથી કોસ્ટ વધારી શકે છે. અનુપ जी, मेरा अगला सवाल आपसे इसी के रिगार्ड्स में है कि कैसे डेवलपर्स इस चीज को प्लान कर सकते हैं कि उनका जो उनकी जो कॉस्ट है उनको भी वो एक ध्यान में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए एनवायरनमेंट को संभाल सके, उस तरीके के ये जो इनिशिएटिव है वो अपने प्रोजेक्ट में ला सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एनवायरमेंटल के कंसर्न्स भी हैं, एट द सेम टाइम डेवलपर्स को ये भी देखना है कि भाई उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उनका फेवरेबल आता है कि नहीं। तो कुछ चीजें करी जा सकती हैं, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए डेवलपर्स को कि इनिशियली, जैसे मेरे कोलीग ने कहा कि इनिशियली कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करेंगे तो ऑब्वियसली ये सबको फायदे में रहेगी, प्रोजेक्ट के लिए भी फायदे में रहेगी और क्लाइंट्स और अदर वेंडर्स के लिए भी फायदे में रहेगी। इसके अलावा हमको और भी चीज देख सकते हैं, जैसे तेरा अभी कुछ इंसेंटिव्स और ग्रांट जो है गवर्नमेंट जो है देती है, कुछ टैक्स फ्री ब्रेक्स भी गवर्नमेंट देती है, उन चीजों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर ध्यान में रखें तो वो भी इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं, अब लोकल कम्युनिटीज हैं, रेजिडेंट्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उन सबको एंगेज करके एक साथ प्लानिंग की जाएगी तो इट विल बी ए बैलेंसिंग इफेक्ट और उसमें सभी का फायदा होगा। इसमें एडवांटेज क्या मिलेगा कि एक बार आप ग्रीन उसमें जाएंगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रियल एस्टेट में जाएंगे, आपकी मार्केट की डिमांड अच्छी होगी, आपकी ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ेगी और आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि आपका प्राइस और रेट भी आपको ज्यादा मिल जाए, विच विल बी गोइंग टू बेनिफिट फॉर द प्रोजेक्ट और सबके लिए। तो इसमें अल्टीमेटली आपको लाइफ साइकिल असेसमेंट करना पड़ेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखते हुए, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी अपने को लेनी पड़ेगी उसमें, बट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे तो फायदा ही फायदा है। ज्यादा से ज्यादा उसमें थोड़ा अवेयरनेस और एजुकेशनल ट्रेनिंग अपने को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको देनी पड़ेगी, बट इन द एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી જે રીતે આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે જે ગ્રાહકો છે એમને પણ થોડું આપણે અહીંયા આગળથી થોડી અવેરનેસ આપવાની ખાસ કરીને જરૂર અહીંયા આગળથી પડતી દેખાઈ શકે છે। कलिंग जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इंटरेस्ट ग्राहकों की तरफ से भी एनवायरनमेंट को लेकर या इस तरीके के डिमांड की साइड हम करें तो जिस तरीके से हमने देखा है कि आजकल आफ्टर कोरोना जो बड़े घर, एम्यूनिटीज वाले घर, खुली जगह वाले घरों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो इस तरीके से क्या अवेयरनेस ग्राहकों की तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी ऐसी डिमांड आती हुई आप देखते हैं या आपको इनिशिएटिव लेके इसके बारे में अवेयरनेस लाने की कोशिश करनी पड़ रही है? किस तरीके की स्थिति? और इसमें ही एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगी, लागत की बात हमने की है, तो क्या इस तरीके के इनिशिएटिव जो बड़े प्रोजेक्ट है, मतलब कि जो महंगे वाले प्रोजेक्ट है, उसमें जा रहे हैं या अफोर्डेबल में भी हम एनवायरमेंट पे ध्यान दे सकते हैं? जी सर्टनली। अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, एज ऑफ टुडे हम लोग को जो क्लाइंट्स हैं, जो होम बायर्स हैं,
आजकल के होम बायर्स बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग हो गए हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। वन इज क्योंकि उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन है हर प्रोजेक्ट के बारे में, तो आज के होम बायर्स बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत ज्यादा मार्केट स्टडी करके आते हैं, एंड उनको हर प्रोजेक्ट के हर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ध्यान रहता है। अगर उनकी डिमांड बेसिकली जो आज हम लोग देख रहे हैं, मेन डिमांड इज बड़े घर, अमेनिटीज एंड ऑल्सो एक डिजाइन कॉन्शियसनेस। डिजाइन कॉन्शियसनेस से मेरा मतलब यह है कि अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली की अगर बात नहीं भी हो रही है, वो लोग ये जरूर देखेंगे कि जो एक प्लानिंग है वो कैसे बैठी है, जो वेंटिलेशन है वो सही है कि नहीं, अगर आपका जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का फेसिंग है वो कैसा है, कहां से विंड आ रही है, वेंटिलेशन की कितनी प्रोविजंस दी हुई है, नेचुरल लाइटिंग की कितनी प्रोविजन दी हुई है, शेड्स एंड शैडोज कैसे आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। इवन दो वो सब चीजें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, ये सब चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर में आती हैं। जिस तरीके की आपकी प्लानिंग होगी उसी तरीके की आपकी एनर्जी एफिशिएंसी होगी उस बिल्डिंग की। तो इवन दो जो होम बायर्स हैं वो डायरेक्टली इसके लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली इसका डिमांड है, एंड आगे जाके इसकी डिमांड डायरेक्टली भी आने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि डेवलपर्स को जो डिलीवर करना है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, जो उनका बेंचमार्क है वो बढ़ता जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। तो ये भी एक बेंचमार्क जरूर आएगा। वी हैवंट सीन दैट अक्रॉस द बोर्ड अभी मार्केट में, दैट कि होम बायर्स पूछ रहे हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में, बट ये दिन जरूर आएगा एंड डेवलपर्स को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इसके लिए। एंड ये मेरा मानना है कि एक्चुअली माइंडफुल प्लानिंग और डिजाइन बड़े और छोटे प्रोजेक्ट से मैटर नहीं करती, एक थॉट की जरूरत है। ऑल इज नीडेड इज अ थॉट। जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके कंसल्टेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, लैंडस्केप डिजाइनर्स हैं, लाइटिंग डिजाइनर्स हैं, ये लोग कोलैबोरेट करके एक जब सोल्यूशन निकालते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो वो चैलेंजेस में आता है। कभी कभी छोटे प्रोजेक्ट में वो सारी सस्टेनेबल चीजें अफोर्डेबल नहीं रहती हैं एंड फीजिबल भी नहीं रहती है, लेकिन इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाली बात है। सो आई डोंट थिंक कि बड़े छोटे प्रोजेक्ट में ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि बड़े प्रोजेक्ट में फीजिबल है, छोटे प्रोजेक्ट में नहीं है। आई थिंक थॉट ऑफ द डेवलपर इज व्हाट मैटर्स। ઓકે, તો જે રીતે અહીં આગળથી કલિંગજીએ વાત કરી છે કે જો આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે કંઈક સારી વસ્તુ કરવી છે તો એનો માર્ગ ચોક્કસપણે આપણે કાઢી શકીશું, અને જે રીતે અત્યારે એન્વાયરમેન્ટને લઈને અમુક ગ્રાહકો જાગૃત બન્યા છે અને અમુક ગ્રાહકો જે એ રીતની જાગૃતતા પણ બતાવે છે કે ખાસ કરીને હવા કઈ રીતે આવે છે, આ તમામ વસ્તુઓને એઓ જોઈ રહ્યા છે, તો એ તમામને જોતા અહીં આગળથી જાગૃતતા ગ્રાહકની વધી રહી છે અને આ બધી વસ્તુઓ જે છે હવા ઉજાસની વ્યવસ્થા જેવી એ પર્યાવરણ સાથે સીધી કે આડકતરી રીતે જોડાયેલી વસ્તુ છે। તો ડેવલપર્સ તરફથી પણ એક અહીંયા આગળથી એક ઇનિશિયેટિવ લેવાઈ રહ્યા છે અને ખાસ કરીને આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે ગ્રાહકો પણ આ અંગે ખાસ ધ્યાન આપી રહ્યા છે। તો આ એક આપણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચર્ચા અહીંયા આગળથી થઈ રહી છે એન્વાયરમેન્ટ ડેના ઉપર। આપણે ખાસ રિયલ એસ્ટેટનો સંબંધી આ ચર્ચા કરી રહ્યા છે, પરંતુ હાલ મારે લેવો પડશે એક નાનકડો બ્રેક। અહીં લઈશું નાનકડો બ્રેક અને બ્રેક બાદ આપણે આ ચર્ચામાં આગળ વધીશું। બ્રેક પછી પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે આપણે રિયલ એસ્ટેટ અને પર્યાવરણની ખાસ વાત કરી રહ્યા છે। પર્યાવરણ દિવસ એન્વાયરમેન્ટ ડેના આ સપ્તાહમાં આપણે ઉજવી રહ્યા છે એને લઈને। તો આપણી સાથે આ ચર્ચામાં અનુપ ભાર્ગવા અને કલિંગ પોરવાલ જોડાયેલા છે। आप दोनों का फिर से एक बार इस शो में स्वागत है। अनूप जी, अब चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाती हूँ कि अगर हम बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जीज की अगर हम बात करें, कैसे इनका उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है। मेरा मतलब है कि अगर हम सोलार पैनल का कुछ यूज कर सकते हैं, पानी के लिए जो कुछ उपयोग कर सकते हैं, ऐसे कुछ हम अपने रियल एस्टेट में खास करके बात करें हम रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों की, तो इन सबको हम कुछ आइडियाज आपके हैं हमारे प्रोजेक्ट में हम इनका उपयोग कर सकते हैं।
डेफिनेटली इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है दोनों चीजों का, आपने जो बताया। एक्चुअली सिचुएशन तो ये होनी चाहिए, आइडियल सिचुएशन की हमको नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, जैसे कि जितना भी अपन खर्चा करते हैं, जितने भी कंजम्पशन लेते हैं, उतना हम प्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे? उसमें जैसे आपने सही कहा, सोलर पावर पैनल से लगा सकते हैं, आप विंड पावर भी यूज कर सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि जहां भी एनर्जी लीकेजेस है वो सब उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो नेट टू नेट अपने जो है जितना खर्च करते हैं उतना अपन जनरेट भी कर पाते हैं। और उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो भी आपने वाटर की बात की, रेन हार्वेस्टिंग वाटर के प्रोविजंस हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे अपन जो भी सीपी फिटिंग्स हैं यूज करें जिससे कि कम पानी की कंजम्पशन हो, और अगेन पानी जो है उसको रिसाइकल भी किया जाए, वही पानी आप प्लांटेशन में और गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। तो उससे ओवरऑल जितना भी वाटर है वो वेस्ट नहीं होगा। एंड इसके अलावा जो ड्राई वेस्ट है उसका भी, और आपका वेस्ट मैनेजमेंट का भी अगर प्रॉपरली रखेंगे, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं इनके ऊपर आप ध्यान में रखेंगे तो ओवरऑल आपको लगेगा कि ये रिन्यूएबल एनर्जीज जो है ये अपने रियल एस्टेट में बहुत अच्छा आपको फायदा दे सकते हैं। इसका सबसे सीधा सीधा एडवांटेज क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है। दैट इज अ गुड एडवांटेज ऑफ दिस। ઓકે, તો રિન્યુએબલ એનર્જીનો ઉપયોગ કરવાથી અહીં આગળથી આપણે ખાસા એવા ફાયદા જોઈ શકીએ છીએ। પ્રોપર્ટીનું મેન્ટેનન્સ પણ લગભગ અહીં આગળથી ઓછું થઈ શકે છે અને તમારી પ્રોપર્ટીની કોસ્ટ પણ અહીં આગળથી વધી શકે છે। તો આ પણ બધા એક फायदाओं અહીં આગળથી તમારે માટે બનતા દેખાઈ શકે છે। कलिंग जी, अब आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप रीडेवलपमेंट के लेकर भी खासा काम कर रहे हैं, आप ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आपके रीडेवलपमेंट को लेकर है, तो यहाँ पे अगर हम एनवायरनमेंट वाइज देखें तो क्या आपके चैलेंजेस बिल्कुल नए प्रोजेक्ट जो आप लैंड पे करते हैं उससे बढ़ जाते हैं? किस तरीके का आप कार्बन फुटप्रिंट को लेकर या किस तरीके से यहाँ पे आपके चैलेंजेस बढ़ते हैं? जी सर्टनली, जैसे जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं और जो फ्री होल्ड लैंड वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफी अलग अलग चैलेंजेस हैं। जैसे मेरे प्रीडोमिनेंटली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उसमें वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इज कि हमारा जो लिमिटेड प्लॉट एरिया रहता है, जैसे वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ बॉम्बे में हम लोग प्रीडोमिनेंटली काम करते हैं, वहां पे आपको 1000 मीटर से 5000 6000 मीटर तक के प्रोजेक्ट्स मिलता है। जो प्रोजेक्ट थोड़े से जिसमें लैंड एरिया थोड़ा बड़ा रहता है उसमें चैलेंजेस कम होते हैं, क्योंकि आपके पास आपके कंसल्टेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स के पास ज्यादा एरिया रहता है जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स कैसे? जैसे अमेनिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पैनल्स एंड ओपन स्पेसेस, पार्किंग, ये सब चीजें इजीली अचीव हो सकती है जब अपना प्लॉट एरिया थोड़ा बड़ा हो। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे प्लॉट एरिया भी होते हैं जहां पे प्लॉट एरिया की साइजेस छोटी होती हैं, लेकिन उसमें भी तब आपकी एक्सपर्टीज काम आती है कि कैसे आप अमेनिटीज भी अकोमोडेट कर पा रहे हैं, आप पार्किंग भी अकोमोडेट कर पा रहे हैं, आप आसपास के लोगों की जो पर्सनल नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जब सस्टेनेबिलिटी पिक्चर में आती है तो दैट इज यूजुअली हम लोग वो भी एक उसमें रखते हैं कि वो भी टॉप प्रायोरिटी में है। बट ये बात हो जाती है कि आप कैसे, लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई बिल्डिंग है उसमें सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना है एंड द बिल्डिंग इज अराउंड 10,000 मीटर की, अराउंड 10,000 स्क्वायर फुट की है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको रूफटॉप पे ही जगह मिलती है कि उनको अमेनिटीज दे सकते हैं। अमेनिटीज जैसे आपका स्काई गार्डन हो गया या फिर सीटिंग एरिया हो गया, ओल्ड एज लोगों के लिए बैठने की जगह हो गई, आउटडोर जिम हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया, ये सब चीजें हम लोग डिजाइन करते हैं या तो ग्राउंड फ्लोर पे या तो टेरेस के पे। बट टेरेस के पे ही आपको सोलर पैनल्स भी लगाने हैं, तो वो चैलेंजेस हो जाते हैं कि आप क्या प्रायोरिटाइज करो, और अगर दोनों आपको रखना है तो किस चीज को कितना रखना है, क्योंकि सोलर पैनल्स भी अगर आप एक स्केल पे करते हैं तो ही फायदेमंद रहते हैं, अगर आप उसको छोटे स्केल में करते हैं तो उतने फायदेमंद नहीं रह पाते। तो ये सब चैलेंजेस हैं जिनको अलग अलग तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं, एंड स्पेशली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ये थोड़े और ज्यादा मेजर हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो ऐसी टेक्निक्स हैं जो स्पेस यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं करते
उनको that has become a part of every redevelopment project across the board. ઓકે, તો આ જ્યારે રીડેવલપમેન્ટના પ્રોજેક્ટ બનતા હોય છે ત્યાં અમુક ચેલેન્જો વધતી દેખાઈ શકે છે, પરંતુ જે આપણે અગાઉ પણ કીધું કે જ્યારે આપણે એક સારી વસ્તુ કરવાની ઈચ્છા રાખતા હોય છે તો અમુક વસ્તુને માટે તો ખાસ કરીને અહીં આગળથી આપણે આવા રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટની અંદર પણ કરી શકીએ છીએ અને જે અંગેની આપણે વાત કરી છે। अनंत जी, अब आगे मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अर्बन प्लानिंग या जोनिंग कितना हेल्प कर सकता है एक सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाने के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक जैसे कि अब प्लानिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि आप मिक्स यूज डेवलपमेंट करिए अपने प्रोजेक्ट में, जिसमें कि रेजिडेंशियल भी हो, कमर्शियल भी हो, आपका वर्क एरिया भी हो, रिक्रिएशन स्पेसेस हो विद इन द सेम नेबरहुड। तो इट प्रमोट्स एक वॉकेबिलिटी, मतलब आप वॉक टू वर्क कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट कम कर सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन और कार्बन एमिशंस को अवॉइड कर सकते हैं। ये जैसे हमारा जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अमरनाथ में, उसमें यही है, रेजिडेंशियल भी है, काम करने की जगह भी है, लोग वॉक करके ही काम पे चले जाते, नहीं तो मुंबई में आपको मालूम है कितना लंबा चलना पड़ता है। उसके अलावा अब कुछ चीजें जो मेरे कलीम भाई ने भी कही कि भाई आपको कहीं कहीं आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर आपको सोलर पैनल लगाने हैं। अब नए कंसेप्ट आ गए, जैसे आप वर्टिकल गार्डन कर सकते हैं, आपकी एक वर्टिकल वॉल है, उसके आप गार्डन में इफेक्ट दे सकते हैं, तो वो भी आपको एक इम्पैक्ट देगी। ग्रीन आपको स्पेसेस जितने ज्यादा आप दे सकते हैं उतने ज्यादा अच्छा है। और आपको पूरा की पूरा इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि भाई वहां पे जो है पीपल आर एबल टू एंजॉय देमसेल्फ विद इन द इंटीग्रेटेड टाउनशिप। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अफोर्डेबल और सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें मेनली अपने को ये देखना पड़ता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपने को कंजर्व करना चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपना पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया। अगर आपने देखा होगा कि वहां पे नेचुरल वेंटिलेशन और सनलाइट सीधे पार्लियामेंट के अंदर आती है ऊपर से। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ न्यू डिजाइनिंग, सो वी हैव टू यूज दोस काइंड ऑफ कंसेप्ट कि जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज अपने उसको प्रिजर्व कर सके एंड दे शुड नॉट बी किल्ड। ઓકે, તો આ તમામ વાતો છે ડિઝાઇનિંગની અંદર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે તો આપણે નેચરલ રિસોર્સિસનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને આનાથી આપણે પર્યાવરણની પણ એક કાળજી સાથે સાથે જ રાખી શકીએ છીએ અને સસ્ટેનેબિલિટી પણ અહીં આગળથી આપણે ખાસ વધારી શકીએ છીએ। कलिंग जी, और एक चीज यहाँ पे मैं जोड़ लेना चाहती हूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्या रियल एस्टेट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए भी कुछ कर सकता है? जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स में हम ईवी वगैरह क्या चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह आते हुए देख सकते हैं, ये कुछ या वही कुछ एनवायरनमेंट को रिलेटेड कुछ ऐसा नई अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं कि कुछ नया किया जा सकता है? आपके कोई नए आइडियाज हो तो? जी सर्टनली। सो आज यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि ईवी चार्जिंग पॉइंट्स जो भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है एक नेसेसिटी हो गए। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनका सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रहा है वो भी अवेयर हैं कि आज आगे जाने के टाइम में ईवी व्हीकल्स बहुत ज्यादा इन रहेंगे और उनको एक प्रोविजन लगेगा उसका, तो ये आप देख रहे हैं। लेकिन मैं इसी पे एक अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन समझता हूं कि हैंड इन हैंड जा सकते हैं, जो इसमें एक प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप की जरूरत रहेगी। हमने देखा है कि काफी बाहर की जगहों पे आउट ऑफ इंडिया एक ऐसी प्लानिंग होती है, एंड स्पेशली आपने चंडीगढ़ अगर आप कभी गए हो तो चंडीगढ़ में भी ऐसा देखा होगा कि वहां पे हर कम्युनिटी में पार्क्स है एंड हर लेन के साइड में साइकिलिंग लेन्स है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर डेफिनेटली उसमें फैक्टर इन करता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ट्रांसपोर्टेशन जो कि प्राइवेट अलोन नहीं कर पाएगा, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी लगेगा। हमने काफी ऐसी इनिशिएटिव्स देखे हैं स्मार्ट सिटीज में जो अभी नया डेवलपमेंट हो रहा है, बट सबसे मेन चैलेंज जो है कि अगर ऑलरेडी कोई डेवलप सिटी है उसमें ये सब कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। एंड उस टाइम पे अर्बन डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, ये सब अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन की गुंजाइश रहती है कि वो सस्टेनेबिलिटी से काम आगे बढ़ा सकता है।
तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हमने की है। कलिंग जी आपका और अनूप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालकर जुड़ने के लिए और इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो સાથે જ હાલ મને પણ આપશો રજા। વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC ગુજરાત। નમસ્કાર।